हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स की सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं पार्ट 1 के अंदर वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 के अंदर देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग। तो वोटिंग करने के मेथड किस तरीके से बदलाव हुए हैं उसके अंदर शुरुआत से लेके आज तक, इस बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा मेथड था वोटिंग का, जो सबसे पहले जो चुनाव हुए 1952 के अंदर, उसके अंदर क्या प्रोसेस था दोस्तों? उसके अंदर स्टील के बॉक्सेस हुआ करते थे। स्टील के बॉक्सेस का मतलब क्या हुआ करता था दोस्तों? स्टील के बॉक्सेस जिसको बैलेट बॉक्स बोला करते थे, और हर बैलेट बॉक्स के ऊपर एक एक कैंडिडेट का नाम और उसकी पार्टी का सिंबल दिया हुआ होता था दोस्तों। तो एक बैलेट बॉक्स हुआ करता था स्टील का, जिसके अंदर हर एक पार्टी का नाम और सिंबल हुआ करता था। अलग अलग पार्टीज के अलग अलग बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे। और इसके अलावा दोस्तों एक ब्लैंक पेपर हुआ करता था जिसको बैलेट पेपर बोलते थे। तो जितने भी वोटर्स होते थे उनको वो ब्लैंक पेपर, उनको बैलेट पेपर दिया जाता था। और जिस भी पार्टी को वो वोट देना चाहते थे वोटर्स, जिस भी कैंडिडेट्स को वो वोट देना चाहते थे, तो वोटर्स उस पार्टी के बैलेट बॉक्स के अंदर वो बैलेट पेपर डाल दिया करते थे दोस्तों। तो ये सबसे पहला मेथड था चुनाव कराने का, और ये मेथड करीब 10 साल तक, मतलब स्टार्टिंग के 2 जनरल इलेक्शन तक चलता रहा। उसके बाद बदलाव हुआ दोस्तों। बदलाव अब क्या था? बदलाव के अंदर सिर्फ छोटा सा चेंजेस हुआ। चेंजेस था कि अब स्टील बॉक्सेस पहले की तरह ही हुआ करते थे सेम। अब जो बैलेट पेपर हुआ करता दोस्तों, तो बैलेट पेपर अब ब्लैंक नहीं हुआ करता था। उस बैलेट पेपर के ऊपर हर एक पार्टी के कैंडिडेट का नाम और उसके सिंबल्स हुआ करते थे। तो जिसको भी वोटर्स वोट देना चाहते थे उस कैंडिडेट के नाम के आगे वो स्टैंप लगाते थे, मोहर लगाते थे, और उसके बाद उस पार्टी के बैलेट बॉक्स के अंदर वो वोट डाल दिया करते थे दोस्तों। तो ये सेकंड मेथड था जो करीब 40 साल तक चलता रहा। और ये मेथड में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। मेजर डिफरेंस था सिर्फ बैलेट पेपर का। पहले के अंदर ब्लैंक हुआ करता था और दूसरे मेथड के अंदर उसके अंदर हर एक पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम और सिंबल हुआ करते थे दोस्तों। ये मेथड करीब 40 साल तक चलता रहा। उसके बाद दोबारा चेंजेस हुए उसके अंदर। चेंजेस क्या हुए? अब पूरी तरीके से कंप्लीट चेंज हो चुका था। 1990s के आते आते, 1990 के आते आते दोस्तों क्या था? 1990 के आते आते अब इलेक्शन मेथड के अंदर ईवीएम आ चुकी थी। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो दोस्तों ईवीएम के अंदर क्या था? ईवीएम अब आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरीके से मेथड ही बदल चुका था। अब मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, जिसके अंदर हर एक पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल में दे रखा होता है, और उनके आगे एक सिंबल और उनका जो बटन हुआ करता है। जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं उसको बटन दबा के आप उसको वोट दे सकते हैं। तो ये मेथड 1990s के लेट 1990s में शुरुआत हुई, और 2004 के आते आते पूरी तरीके से देश के अंदर ईवीएम आ चुका था दोस्तों। तो ये क्या थे? हमारे तरीके थे। इस तरीके से जो अलग अलग बदलाव हुए चुनाव कराने के मेथड्स में। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है। क्या है इस टॉपिक के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों ये बता रखा है कि केरल ऐसा पहला राज्य बना जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी हार गई चुनाव, और पहला राज्य ऐसा बना जहां पर कोई गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो दोस्तों क्या हुआ था 1957 के इलेक्शन में? 1957 के अंदर केरल के अंदर राज्य चुनाव हुए, स्टेट इलेक्शंस हुए, और इस इलेक्शंस के अंदर टोटल 126 सीट्स में से 60 सीट्स अकेले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत ली। तो इस तरीके से केरल के अंदर दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी सरकार बनाई। और ये पहला मौका था दोस्तों दुनिया के अंदर जब कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू पावर में आई हो, मतलब प्रॉपर लोकतंत्र के तहत इलेक्शन करा के सत्ता के अंदर आई हो दोस्तों। क्योंकि इससे पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी लेकिन इलेक्शन करके नहीं थी। जैसे हमने देखा चीन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन वहाँ ऑलमोस्ट 1 पार्टी सिस्टम है। और हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी के जो है सोवियत यूनियन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन उसके अंदर भी क्या था दोस्तों? पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी। हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर के चैप्टर में। तो ये पहला मौका था दोस्तों जब क्या था केरल के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू
कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता के अंदर आई हो। तो दोस्तों क्या था, जैसे ही कांग्रेस पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा, तो उसके बाद 1959 के अंदर कांग्रेस पार्टी, जो कि सेंटर पे, केंद्र पे जो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी उस वक्त, उसने अपनी इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करते हुए आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों, आर्टिकल 356 के तहत, जो कि इमरजेंसी पावर प्रोवाइड कराती है केंद्र को, तो आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए स्टेट के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उसको डिसमिस कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने डिसमिस कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी को, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सिर्फ 2 साल तक ही केरल के अंदर राज कर पाई। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा PRI डोमिनेंस। तो ये भी 4 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम्स में। तो PRI की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो उल्टी है इसकी फुल फॉर्म PRI से। तो PRI की फुल फॉर्म होगी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और ये पार्टी दोस्तों, इसका बर्थ 1929 के अंदर हुआ दोस्तों। कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको याद रखनी है इसमें। सबसे पहले जो इसका बर्थ था वो 1929 के अंदर हुआ। ये पार्टी मैक्सिको के अंदर इसका जन्म हुआ दोस्तों। और ये जो पार्टी थी, इसके फाउंडर थे प्लूटार्को इलियास। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी फाउंडिंग डेट भी पूछी जा सकती है, मतलब ईयर भी पूछा जा सकता है कि 1929 के अंदर ये बना। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो फाउंडर थे वो प्लूटार्को इलियास थे दोस्तों। इस पार्टी के बारे में आपको बताता हूँ। इस पार्टी के अंदर जो है एक तरीके का मिक्सचर था। मिक्सचर किनका था, पॉलिटिकल लीडर्स भी थे इसके अंदर, मिलिट्री लीडर्स भी थे इसके अंदर, और कुछ लेबर्स एंड पीजेंट्स है दोस्तों। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए इनके बारे में। और बात करें दोस्तों, PRI जो पार्टी थी वो इस तरीके से इलेक्शन कराती थी मैक्सिको के अंदर, जिससे हर एक तरीके से, हर हालत में सिर्फ वही पार्टी जीत के है। तो आप इससे समझ सकते हो कि PRI की पूरी तरीके से डोमिनेंस था, परफेक्ट डिक्टेटरशिप थी दोस्तों, उसकी तानाशाही चलती थी दोस्तों। और फाइनली क्या था दोस्तों, 2000 के अंदर, सन 2000 ईयर 2000 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर दोस्तों क्या हुआ, इस इलेक्शन के अंदर जो PRI पार्टी थी वो फाइनली अपना इलेक्शन हार गई दोस्तों। तो एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के डोमिनेंस में और PRI के डोमिनेंस में किस तरीके से फ़र्क है। तो आपको इसका डिफरेंस के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो मोटे तौर पे डिफरेंस आप क्या बताओगे कि कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंडीशंस के हिसाब से था, वो लोकतंत्र के हिसाब से था। बहुत सारी पार्टीज चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस पार्टी जीत जाती थी, फ्री और फेयर चुनाव होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, मैक्सिको के अंदर एक तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, क्या थी, पार्टी की डिक्टेटरशिप थी, और इलेक्शन जो है वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होते थे, मतलब फ्री और फेयर चुनाव नहीं होते थे, उसके अंदर गड़बड़ की जाती थी और इस तरीके से चुनाव किए जाते थे जिससे सिर्फ एक ही पार्टी जीत की है, उसका नाम था PRI। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इसके। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इमरजेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज़, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कांग्रेस के अलावा भी कुछ अपोजिशन पार्टीज़ थी, उनके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और बोर्ड एग्जाम से इनके ऊपर अक्सर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, या किसी भी 2 पार्टी को लेके आपसे उनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो हमारी पार्टी है इसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी की बात करें दोस्तों, तो सोशलिस्ट पार्टी का नाम पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, क्योंकि जो सोशलिस्ट ग्रुप था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक ग्रुप बना हुआ था। तो 1934 तक तो ये लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहते रहते काम करते रहे, लेकिन बाद में 1948 के अंदर ये जो ग्रुप है वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया, और 1948 के अंदर इसका जो नाम था वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से हटके सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी रह गया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके आइडियोलॉजी की बात करें, विचारधारा जो थी इसकी वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थी, मतलब लोकतांत्रिक सोशलिज्म, समाजवाद थी। और इसके अंदर क्या था दोस्तों, इसके जो लीडर्स थे उसके आपको नाम पता होने चाहिए। इनके लीडर्स के नाम थे आचार्य नरेंद्र देव एंड राम मनोहर लोहिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगली पार्टी की। अगली अपोजिशन पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो CPI की अगर हम बात करें तो ये भारत के अंदर 1920s 1920 के टाइम में इसकी शुरुआत हुई भारत के अंदर इस पार्टी की, और उसके बाद 1935 तक तो दोस्तों ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही मिलकर काम करती रही। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद इन दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई। और इस पार्टी ने खास तौर पर हमने देखा कि 1947 के अंदर तेलंगाना एक जगह है जिसके अंदर दंगे फैलाने का काम किया दोस्तों। और दोस्तों फर्स्ट इलेक्शन के अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो लार्जेस्ट पार्टी बनी। लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कैसे बनी, कि आपको बताया था पहले भी कि कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद अपोजिशन पार्टी में सबसे लार्जेस्ट पार्टी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी, जिसको 16 सीट्स मिली, जिसको 16 सीट्स मिली दोस्तों। तो आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 हिस्सों में बंटवारे भी हुए, CPI एंड CPIM। अब बात करते हैं दोस्तों अगली अपोजिशन पार्टी की। तो तीसरी अपोजिशन पार्टी थी भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ की बात करें दोस्तों, सबसे पहले ये पार्टी की स्थापना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1951 के अंदर हुआ और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आपको पता होना चाहिए इसका नाम भी, 1 मार्क्स में आ सकता है। और जो इसकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, 1 कंट्री 1 कल्चर एंड 1 नेशन। मतलब ये पूरी तरीके से एक अखंड भारत चाहते थे और ये भारत के बंटवारा जो हुआ था उसके खिलाफ भी अपना विरोध दिखा चुके थे दोस्तों। और बात करें इस पार्टी को दोस्तों, पहले चुनाव के अंदर सिर्फ 3 सीट्स मिली और दूसरे चुनाव के अंदर सिर्फ 4 सीट्स जीतने का मौका मिला दोस्तों। तो ये पार्टी आपको पता होनी चाहिए। इसके लीडर्स के भी नाम आपको बता देता हूँ। इस पार्टी के लीडर्स के नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। और आज के टाइम पे जो भारतीय जनता पार्टी, जो BJP पार्टी है दोस्तों, उसकी जो रूट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ पार्टी से निकल के बनी है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी पार्टी की। वो पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की दोस्तों बात करें तो उसकी स्थापना, जो उसका एस्टेब्लिशमेंट 1959 के अंदर हुआ दोस्तों। और ये पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से जो ग्रुप था उसके अंदर उनसे अलग हुए, जो लीडर्स थे उन्होंने बनाई। और कांग्रेस पार्टी से जो लीडर्स निकल के आए थे, जैसे कि C राजगोपालचारी, KM मुंशी, मिन्नू मसानी, NG रंगा, ये कुछ इनके लीडर्स के नाम हैं जो कि स्वतंत्र पार्टी इनने मिलके बनाई थी दोस्तों। और इस पार्टी की बात करें तो ये बाकी पार्टियों से काफ़ी हद तक अलग थी और इसका अलग होने का जो आधार था वो था इकोनॉमिक बेसिस, क्योंकि इनका मानना था कि भारत के अंदर पूरी तरीके से कैपिटलिज्म का कल्चर आना चाहिए, पूंजीवाद का जो कल्चर है वो आना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद के तरीके से ही देश को सबसे बेहतर तरीके से तरक्की करवाई जा सकती है। ये किसका मानना था? स्वतंत्र पार्टी का मानना था दोस्तों। इसके अलावा बात करें C राजगोपालचारी के ऊपर भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो C राजगोपालचारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको जो 1 मार्क्स में आ सकती हैं। जैसे कि C राजगोपालचारी के बारे में बात करें तो वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1948 से 1950 तक। उसके बाद दोस्तों ये वन ऑफ द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड जो सबसे पहले रिसिपेंट्स थे उनमें एक नाम C राजगोपालचारी का था दोस्तों। उसके अलावा एक बात और है, वो है ये स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर थे दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी C राजगोपालचारी के बारे में। उसके अलावा मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए हमारे 2nd चैप्टर के। इससे फर्स्ट पार्ट की वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं, जो बाकी टॉपिक्स हैं। तो ये 2nd चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, चैप्टर समझ आया होगा। तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।